न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस का। अखिलेश यादव ने लखनऊ में किया बड़ा ऐलान, सपा सरकार बनी तो महिलाओं को मिलेंगे 3000। रिफॉर्म में आए असुद्दीन ओवैसी, अबुबाची मेले के लिए कामाख्या मंदिर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। तो खबरें विस्तार से। अखिलेश यादव ने लखनऊ में किया बड़ा ऐलान, सपा सरकार बनी तो महिलाओं को मिलेंगे 3000। मौजूदा समय में बात बिहार चुनाव की चल रही है, लेकिन पड़ोसी राज्य की राजनीतिक गहमा गहमी का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने वृद्धों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन की धनराशि में इजाफा किया, जिसके बाद यूपी में अखिलेश यादव ने भी 2027 चुनाव के मद्देनजर बड़ा ऐलान कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि आने वाले समय में अगर सपा की सरकार बनती है तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर प्रदेश में समाजवादी सरकार आती है तो हर गरीब महिलाओं को 3000 रुपए दिए जाएंगे। हाँ, मत जाना, यहीं रहना, लखनऊ में रहना। ठीक है। महिला सभा के दोनों पदाधिकारी और संगठन के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि बड़ी संख्या में इनके पदाधिकारी और इनके सदस्यगण ने आपस में बैठ करके कुछ बातचीत की है, सुझाव दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग नहीं बोल पाए हैं वो अपना लिख करके पार्टी को सुझाव पहुंचा देंगे, जिससे संगठन और पार्टी के कार्यक्रमों की नीतियों का कैसे प्रचार हो। इधर देखने को मिला है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित माहौल महिलाओं और बेटियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन गया है। आए दिन अखबारों में देखने और सुनने को मिलता है कि छोटी छोटी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय होता जा रहा है। और सरकार जो कहती थी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उनकी, लॉ एंड ऑर्डर की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उनकी जीरो हो गई है। और सही तरीके से काम न करने की वजह से जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की पुलिस से पॉलिटिकल काम कराएगी, लोगों पर झूठा मुकदमा लगाएगी, पॉलिटिकल लोगों को दबाने का काम करेगी, पॉलिटिकल लोगों पर, विपक्षी दलों के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाएंगे, और पुलिस जब चुनाव जिताने का काम करेंगे, उनसे पॉलिटिकल काम कराएंगे, तो उनसे लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे पुलिस प्रशासन से पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है, न्याय दिलाकर के नहीं। उनसे पॉलिटिकल गेन कैसे होगा, झूठे मुकदमे कैसे लगेंगे, चुनाव कैसे पुलिस जिताएगी। तो फिर पुलिस पुलिसिंग नहीं करेगी, वो अपना इंतजाम भी करेगी। और उसी का परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के जो सरकार के आंकड़े हैं, जबकि आंकड़े छिपाए हैं उसके बाद भी सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, अन्याय और उनका शोषण अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से, इनकी सरकार में। और इधर देखने को भी मिला है कि भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं ने दूरियां भी करनी। जो समाजवादी सरकार में अच्छी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए दूसरे तरह से योजनाएं चला रहे हैं। इसलिए आज महिला संगठन में हम सब मिलकर के फैसला लेते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू कर करके अपने स्त्रियां, महिलाएं और संगठन से जोड़ करके तमाम उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके या अन्य दलों ने लागू कर करके सरकार बना ली। अब उन योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर
जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। विद्याधन इन्होंने बंद कर दिया। सबसे ज्यादा बेटियों को लैपटॉप मिलता था, अब ये लोग रद्दी टैबलेट दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए विशेष, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया था योजना को, अन्य प्रदेशों ने देख करके उस तरह की योजना बनाने का काम किया। 1090, कुछ दिन पहले इसकी योजना के बहुत सारे लोग तारीफ करते थे। उस योजनाओं को खत्म करने के लिए बजट और तमाम असुविधाएं पैदा की, जिसके कारण 1090 उतनी इफेक्टिव नहीं बची जितनी इफेक्टिव थी। आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग 1090 और सशक्त कर करके और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हम सबने बैठ करके ये भी याद किया, पंचायती राज में आरक्षण लागू करने का काम समाजवादियों का नेताजी का फैसला था। उसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधान और पंचायती राज के अलग अलग स्तर पर चुनाव जीत करके आई। सदस्य भी बड़े पैमाने पे बनी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बड़े पैमाने पे बनी। अगर किसी ने पॉलिटिकल सशक्तिकरण और उनको आगे बढ़ाने का काम किया तो समाजवादी लोगों ने आरक्षण देकर के बढ़ाने का काम किया। और हमें उम्मीद है कि जब 27 में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी और जब महिला आरक्षण लागू होगा तो बड़े पैमाने पर संगठन की महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, जमीन की रजिस्ट्री हुआ करती थी, उस समय रजिस्ट्री की फीस को कम करने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। ऐसी तमाम सुविधाएं योजनाओं चलाने का काम किया था। आने वाले समय में अगर पुलिस में स्ट्रक्चरल चेंज भी करना पड़ा, आने वाले समय में स्ट्रक्चरल चेंज भी अगर महिलाएं जो पुलिस कांस्टेबल उनको काम करने के लिए करना पड़ा, तो समाजवादी सरकार में जिस तरीके से हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी अगर कोई बड़ा फैसला लेकर के हम लोगों को काम करना पड़ेगा तो वो काम करने का काम हम लोग करेंगे। एक बार फिर संगठन के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। चुनाव आयोग ने जो है एक अपना नियम बदला है, जिसने क्या किया है कि 45 दिन में सारी फोटो और वीडियोग्राफी डिलीट कर रही है, जबकि वो 1 साल तक रखी रहती है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी कोई बहुत बड़ी चाल हो? इसका विरोध और इसके पक्ष में, अपने विचारों के पक्ष में और सुझाव के पक्ष में हम ये बात रखेंगे। अगर डेटा ही स्टोर कहां करना, ये सवाल है। पूरे देश में हर घर हर दुकान में सीसीटीवी लगी हुई है, हर घर में स्टोर हो रहा है डेटा। और ये सरकार तो दावा करती है, अपने उत्तर प्रदेश की सरकार, कि सबसे बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं। और इधर देश में भी कुछ योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट ऐसी ला रही जिससे कि विशेष पैकेज दिया जा रहा है डेटा सेंटर वालों को। तो जब इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, न कितने बड़े पैमाने पे डेटा स्टोर होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इलेक्शन का डेटा सुरक्षित रहे, स्टोर्ड रहे। अगर कभी कोई शिकायत हो, उस शिकायत पर कुछ कार्रवाई कर सकें। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला ले रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, इनकी पुलिस कुछ वर्दी में, कुछ प्राइवेट ड्रेस में वोटर्स को धमका रहे थे। अगर वोटर निकल करके आ रहा था तो पहले तो प्राइवेट ड्रेस वाले रोकते थे, और अगर वो रोकने में कामयाब नहीं होते थे तो वर्दी वाले रोक लेते थे। और एक ऐसा समय हमने देखा, हम उन
अपनी माताओं बहनों को बधाई देना चाहते हैं। जब पुलिस का अधिकारी रिवॉल्वर तान रहा था तो हमारी माताएं घबराई नहीं, बहनें घबराई नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ भी करेंगे, हम वोट डाल करके आएंगे। ऐसी बहादुर महिलाओं को आज महिला सभा के इस कार्यक्रम में मैं कहना चाहता हूं, भविष्य में उनका सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे पार्टी कार्यालय में बुला करके। और कुंदरकी में सुनने में आया है, कुंदरकी विधानसभा का विशेष, और मैं तो आपसे कहूंगा पत्रकार साथियों से, मेरी बात न माने आप उस समय सीसीटीवी पे जो रिकॉर्डेड है, जिन्होंने वोट डाला है, वो आप निकलवा लीजिए। आपको सब पुलिस वाले निकल के आएंगे अंदर। क्या कह रहे हैं? प्राइवेसी भंग हो रही है। ये प्राइवेसी नहीं, ये जो पुलिस से माफियागिरी कराई जा रही है वोट लूटने की, उसका खुलासा हो जाएगा। आप कुंदरकी का हम चलो स्वागत करते हैं इलेक्शन कमीशन का। हम तो इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि कुंदरकी का जो सीसीटीवी में कैमरे में जो कैद है वोटर्स, और अगर वोटर्स से एफिडेविट भी चाहते हैं तो हम वोटर्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे, एफिडेविट ले लेंगे कि हमारी इससे कोई प्राइवेसी भंग नहीं होगी। हमारा ओपन दिखाया जाए चैनलों पर कि वोट किसने डाला है। जब आप वोट डालते हुए वो वीडियोस देखोगे तो आपको नजर आएंगे पुलिस के बड़े बड़े लोग जो प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है अंदर जाकर के। सोचिए आप, अगर ये बात गलत हो तो बता दीजिए। क्या बीच का रास्ता है? कोई बीच का रास्ता नहीं है। इलेक्शन कमीशन, क्योंकि दुनिया में वोट पड़ रहा है। अभी देखिए अमेरिका कितना ताकतवर है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी कंफ्यूज है। हालांकि हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन याद रखिए दुनिया देखती है कि आप किसके साथ खड़े हैं बुरे वक्त पर। अगर आप बुरे वक्त पे अपने मित्र के साथ नहीं खड़े हैं, जिसने कभी आप पर एहसान किया हो, तो ये बहुत बड़ा देश की फॉरेन पॉलिसी के साथ धोखा है। हालांकि बात बड़ी कह रहा हूं मैं, लेकिन हमारा मानना यही है। तो जब अमेरिका जैसा देश बैलेट से वोट पड़वा रहा है, हमारे यहां तो लोग अभी बहुत सी चीजें जानते नहीं हैं, गलती से शेयर कर लेते हैं कुछ चीजें सोशल मीडिया पे, गलती से फॉरवर्ड कर देते हैं कुछ चीजें। अभी तो केवल हम लोग देखना और फॉरवर्ड करना, गुड मॉर्निंग सीखे हैं व्हाट्सएप पे। अभी क्या सीखे हम लोग? तो सोचिए, इतनी टेक्नोलॉजी है। आपको टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए? डेमोक्रेसी में इतनी टेक्नोलॉजी। आप पढ़ाई में अच्छी पढ़ाई कराइए, समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी जो बदल रही है उसके हिसाब से कोर्सेज लाइए, लेकिन हमारा वोट डालने का तरीका बैलेट से ही होना चाहिए। वो ही पुराना मैटर कि हमें पता हो कि हम वोट कहां डाल रहे हैं, हम कहां गुस्सा निकाल रहे हैं। मशीन की बटन दबाने से गुस्सा नहीं निकलता है। और थोड़ी सी जानकारी दे दें, आप भी रिसर्च कर लें। सुनने में आया कि मेरठ का चुनाव 2019 का, उसमें कई ईवीएम खराब हो गई थी और वीवीपैट की पर्ची प्रिंट करके गिननी थी, फोटोकॉपी करके गिननी थी। बताइए आप। सर, उत्तर प्रदेश में अभी महिलाओं पर इतना अत्याचार बढ़ रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी मंच पे चढ़ के कहते हैं कि जहां देखते सफाई वहां वीडियो। तो आपने सीसीटीवी नहीं देखा? अगर ये बात, इनका भी सवाल जाए जो मैं जवाब दे रहा हूं, नहीं अकेला जाएगा। हमारे पत्रकार साथी ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल भी जाए। भारतीय जनता पार्टी से महिलाएं दूरियां बना रही हैं। मैं इतनी सा बात कहूंगा, बाकी सब जानते हो आप। अभी रुक जाओ, नारी सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी तरफ महोबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एसडीएम बुलडोजर कार्रवाई का महिलाएं विरोध कर रही हैं। एसडीएम कह रहे हैं बुलडोजर चला दीजिए, क्या कहेंगे? ये मनमानी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार इनसे पॉलिटिकल काम लेती है। ये जो झगड़ा चल रहा है विभागों में, अधिकारियों को और मंत्रियों में,
ये कोई निष्पक्ष पोस्टिंग की वजह से नहीं चल रहा है झगड़ा, ये बंटवारे की वजह से झगड़ा चल रहा है। जो बंटवारा है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। और आपने वो समय देखा कि मां बेटी को जिंदा जला दिया था बुलडोजर चला करके, क्या आपने समय नहीं देखा? और आपने उस बेटी का भी सम्मान किया, एक छोटी बेटी का, कि वो अपनी किताबें बचा करके भागी। सोचिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकार में बैठे हुए कुछ अधिकारी हार्टलेस हो गए हैं, हार्टलेस। वो हार्टलेस हैं बिल्कुल। और उसी का परिणाम यह है कि फेक एनकाउंटर, टांग में गोली मारना, बुलडोजर चला देना। याद रखिए, जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है, एक दिन उस गड्ढे पे खुद भी गिरता है। आज इराक में कुछ जो यूपी के लोग गए थे धार्मिक यात्रा पे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा भारतीय एजेंसी कोई मदद नहीं कर रही है, 2,500 से 3,000 लोग इराक में फंसे हुए हैं, फ्लाइट खाली आ रही है लेकिन उनको लेके आने वाला कोई नहीं है। 19 तारीख के बाद कोई भी जो उनके ग्रुप के लोग हैं वो यूपी नहीं आ सके। उनकी मांग है कि सरकार और विपक्षी लोग हमारी बात को उठाएं और एजेंसी हमारी मदद करें। आपने जो सवाल किया है, मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि जो भारतीय दूसरे देशों में फंसे हुए हैं या अपने देश घर वापस जाना चाहते हैं, परिवारों के बीच में जाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष विमान और विशेष डिप्लोमेटिक तरीके अपना करके उन सभी भारतीयों को अपने घर तक पहुंचाने का काम भारत सरकार करे। और भारत सरकार अगर नहीं कर पाती है तो ये जो ढोंग करते हैं विश्व गुरु बनने का, वो ढोंग करना बंद कर दें। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ने अपनी महिलाओं को भारत में अकेले यात्रा न करने की सलाह दी है। इसके पीछे उसने कारण बताया है कि भारत में लगातार जिस तरीके से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसे कारण बताया है। अमेरिका के पास जानकारी होगी, इस पे तो भारत सरकार ही जवाब दे सकती है कि आखिरकार अमेरिका जैसा देश ये क्यों कह रहा है, क्यों एडवाइजरी ऐसी जारी कर रहा है। क्योंकि यहां की खबरें पहुंच रही होंगी, वहां यहां का डेटा पहुंच रहा होगा, यहां की जानकारी पहुंच रही होगी। हम और आप लोग तो अभी बहुत टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, उनके पास तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से सब देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो उन्हें जानकारी है आपके डेटा की, आप छिपा सकते हो अपना डेटा, लेकिन अमेरिका जैसे लोग, वहां पर जो लोग बैठे हैं वो सब जानकारी रखते हैं। नोएडा में 6 चौकी इंचार्ज और 2 कानून व्यवस्था 2,500 पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश को पिछले लगभग 9 साल से खेलम खेला कर रही है। 2,500, आप पता कर लो, 2,500 है केवल। 2,500 9 साल से वही खेलम खेला हो रहा है। ये जो नई भर्ती हुई है यूपी सिपाही भर्ती, इसमें जो नए रंगरूप है वो जब अपने पुलिस लाइन पहुंच रहे हैं, घर से निकल रहे हैं तो रील बना रहे हैं और इसको लेकर पुलिस विभाग ने उनको निर्देशित किया है। तो किस तरह से इसको देखते हैं सोशल मीडिया के साथ? अब हम तो सरकार में नहीं, हम क्या कह सकते हैं। हम सरकार में नहीं, हम कुछ नहीं कहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने बिजली निजीकरण की बात एक्सेप्ट की है, अभी तक वो कसीदे पड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा? भारत को अपना स्टैंड साफ कर देना चाहिए और इस समय के जो सहयोग और समर्थन होता है हमेशा हमेशा याद किया जाता है। इसी मैंने कहा, मित्र की पहचान बुरे समय पर होती है, अच्छे समय में तो सब मित्र हैं। अमेठी से एक वीडियो आ रहा है जिसमें सरकारी जो बोरियां अनाज की बोरियां हैं उनमें मिट्टी निकल रही है। बताओ, 9 साल बाद आया वीडियो, ये तो पहले ही साल आ जाना चाहिए था। इतना लेट क्यों आया? उस आदमी ने क्यों लेट भेजा? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने बोरी में चोरी या बोरी में मिलावट, बताओ बोरी में चोरी कब से चल रही है?
पहले 5 किलो, फिर 5 किलो। और याद है आपको महंगाई समझाते थे कि पार्ले जी का बिस्किट कितना बड़ा होता था, पैकेट कितना बड़ा होता था, याद कीजिए। अब कितना बड़ा पैकेट मिलता है, देखिए सब जानते हैं। ये सब महंगाई और मुनाफे का चक्कर है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वो कंपनियां अपना मुनाफा नहीं कर रही कम। और ये जो बोरी की चोरी और बोरी की मिलावट ये पहले दिन से हो रही है। जिस तरह विभागों में झगड़ा है, मान लो किस मंत्री जी के पास है ये विभाग, किसके पास है ये विभाग, उन्हीं पे है। कुछ मत बोलो, सब बिक जाएगा। देख लेना आप यकीन मानिए, सब बिक जाएगा। कितना मना करें बताओ। प्लासियो मॉल मना किया, वो बिक गया। उनके ही डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी कि गलत बिका है। याद कीजिए आप लोग, जब प्लासियो मॉल बिका तो उन्हीं के एक डिप्टी सीएम ने लिखा कि ये गलत बिक रहा है, बिक गया। वो हमारा एक कैफे का इलाका है जहां किसान बाजार था, वो होटल बन गया, किसानों की जगह बन गया। सुनने में आया कि जेपीएनआईसी पीपीपी पे देना चाहते थे, लेकिन वो घबरा गए समाजवादियों से, तो इसलिए पीपीपी नहीं दिया। हमने एक ऑफर दिया उन्हें, और मैं कहूंगा चौधरी साहब से कि कुछ कानूनी तरीका पता कर लें। एक चिट्ठी पार्टी काले जरूर चली जाए कि अगर जेपीएनआईसी बेचना चाहे तो हम लोग खरीदना चाहते हैं। एक चिट्ठी चली जाए एलडीए-वीसी को कि अगर उनके पास कोई तरीका अपना रहे हो, कोई और तरीका हो, जैसे आपने मॉल बेचा, जैसे आपने वो किसान बाजार वाला दिया अपने किसी खासम खास व्यक्ति को, तो हम उसी तरीके से अंडर टेबल भी सब कुछ स्वीकार करेंगे। और कृपा हमें दे दो जेपीएनआईसी। नहीं, कोई है नया स्कीम है अंडर टेबल। जहां जमीन दिखती है भारतीय जनता पार्टी वहां कब्जा कर लेती है। ये भारतीय जमीनी पार्टी है। जहां कीमती जमीन इन्हें दिखाई देगी, जहां पर कुछ लाभ वाली जगह है, आप वृंदावन देखिए। मैं तो कहूंगा क्यूटो तो नहीं बन पाया, हालांकि हमारी पार्टी के बहुत से लोग मना करते हैं कभी सुझाव मत दिया करो, उस सुझाव को ये लागू कर देते हैं। लेकिन एक अच्छे काम के लिए कोई सुझाव देते रहना चाहिए, क्योंकि अब इन पर समय नहीं बचा, जनता इन्हें हटा देगी तो काम हम ही लोग करेंगे। इन्हें दुनिया के दूसरे देश देखने चाहिए। वेनिस, वहां गलियों को कैसे उन्होंने वैसे ही का वैसे मेंटेन किया है। फ्रांस में भी कई पुराने शहर हैं, इंग्लैंड में भी हैं, यूरोप में कई शहर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हेरिटेज, विरासत को कैसे संरक्षित रखा है। तो वो काम करना चाहिए। ये नहीं कि अपने लोगों को लाभ देने के लिए और जमीनों पे कब्जा करने के लिए और मंदिर के चंदे को कब्जा करने के लिए कुछ नया प्लान बना रहे हो। ये तो आपका सारा मॉल गया है, वो सारा दुकानों का इलाका। वहां देखिए कितना आंदोलन चल रहा है वृंदावन मथुरा में। ये जमीन कब्जा करना चाहते हैं। आप अयोध्या की पता करिए, किस तरह अयोध्या के लोगों को धोखा दिया इन्होंने। उसका परिणाम क्या हुआ, ये अयोध्या हार गए। बनारस के लोग जानते होंगे, वहां बहुत सारे पुराने मंदिर थे। धरती पर इतने मंदिर किसी ने इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए। पता करिए, बनारस में गलियों में बहुत सारे मंदिर थे। और कुंभ की पोल तो खुली गई इनकी। कुंभ में सोचिए, सुनने में आया है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते थे कि कोई घटना पहले हुई थी उससे ज्यादा संख्या ना हो, इसकी वजह से संख्या छिपाई जा रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद दूंगा। आप ही की भी इच्छा है कि उसी तरह की स्टोरी करें, मैं तो आपको बधाई दूंगा, करिए उसी तरह की स्टोरी, जिससे कम से कम सच्चाई तो सामने आए कि कितने लोगों की जान गई। और सोचिए वो काला धन किसने दिया और किसके माध्यम से पहुंचाया। दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि काला धन पुलिस लेके जा रही है। कहीं अगर ऐसा होता हो दुनिया में तो बताओ कि काला धन
पुलिस लेकर जा रही है। आखिर किसने कहा दे के आइए, किसका पैसा था ये? वो तो जो लोग हैं, आम लोग जिनके परिवार के सदस्य खोए हैं, उनके पास सबकी फोटो है, सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है लोगों को बहुत अनसेफ होता जा रहा है। पहले ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, फिर रोडवेज के बाद, अब अहमदाबाद घटना के बाद जो है 9 दिन में 84 फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। इसमें हम लोग लोकसभा में पूछेंगे आखिरकार क्यों हो रहा है ये। जो सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है वो इतना अनसेफ कैसे बनता जा रहा है, क्या कमी है? क्योंकि उसमें बहुत सारे बड़े इश्यूज भी शामिल होते हैं। सर, जैसे अयोध्या और काशी में जिस प्रकार से कॉरिडोर बनाया गया है, वैसे ही मथुरा में बनाना चाह रहे हैं कॉरिडोर। मैंने कह तो दिया, वेनिस देखा है, गलियां कैसे संरक्षित होती हैं, और नहीं मानते हम सब लोग चलते हैं। सरकार भेज दे हम लोगों को तो सरकार को समझाएंगे हम लोग, दोनों लोग मिलके। और नहीं तो आजकल तो यूट्यूब है, उसमें देख सकते हैं गलियां आप लोग हैं, वैसी की वैसी संरक्षण है, पूरी संरक्षित है। छोटी गलियां, 2 व्यक्ति निकल सकते हैं, सोचिए आप। और कितनी अच्छी बनाई उन्होंने। उसी तरह के पत्थर लगाए जो आपके पुराने लखनऊ में लगाए। सरकारी स्कूल के मर्जर की बात चल रही है, ये पढ़ाई के खिलाफ है, जिसमें हमने क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी सवाल पूछता है। अहंकारी लोग चाहते ही नहीं कि सवाल इनसे पूछे कोई। हमने कई स्कूलों का लिस्ट निकाला, बच्चे जिसमें पढ़ रहे हैं उसमें ये निकला कि सबसे अधिक जो है दलित से अल्पसंख्यक है। तो कहीं ये पीडीए के खिलाफ हैं, पीडीए के खिलाफ ही लोग। क्या ये गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं? हम तो कई बार गए हैं स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में निकलते हैं तो कई बार रुके हैं। सरकार में थे तब भी, और जब सरकार में नहीं थे तब भी। तो अभी गांव के सबसे गरीब परिवार के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, सबसे गरीब। और जो बात आप कह रहे हो एकदम ठीक है, पीडीए परिवार के ही बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं, सबसे गरीब। जो संपन्न लोग हैं या जो थोड़ा बहुत अपने संसाधन जुटा के बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो सब प्राइवेट में पहुंच गए, सब अच्छे स्कूलों में पहुंचा दिए। सीबीएसई और बोर्ड के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट बन गए या प्राइवेट स्कूल हैं वहां पढ़ रहे हैं। जो सरकार के स्कूल हैं वहां सबसे ज्यादा गरीब परिवार के बच्चे हैं। और आप सोचिए मर्जर के बाद बेटियां कैसे जाएंगी स्कूल पढ़ने, उनके लिए सुरक्षा का इंतजाम होगा। जब लखनऊ जैसे शहर में, अयोध्या जैसे शहर में घटनाएं बेटियों के साथ हो रही, जो 4 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की, उनके साथ। इन पे कोई काम नहीं बीजेपी पे। अच्छा काम दे दो, काम खराब करवा लो। अब आप बताइए, आप ही न्यूज नहीं चलाते हो? जो वो गोरखपुर लिंक शुरू हुआ है, 4 लेन है, रात में बंद कर दिया, नहीं उतर सकते हैं आप। हाँ देखिए, सही बोल रही है हमारी ये चल के उसी से तो नहीं आई, धीमे जाना। लोकसभा में जो है 1400 करोड़ रुपए करीब खर्चा किया, 1400-1450 करोड़ रुपए खर्चा किया अपने चुनाव में बीजेपी ने। और उसके बाद लगभग ये 2000 करोड़ रुपए खर्चा किए इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला, 1450 करोड़। ये जो है जिस तरीके से पैसे का इन्होंने हेरफेर और जिस तरीके से पैसे को पूरी तरीके से लुटाया है प्रचार और प्रसार में, क्या बेरोजगार और इन सब का पैसा नहीं था? ये गलत आंकड़ा है आपके पास, ये आंकड़ा गलत है। इस आंकड़े को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। इससे कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है पैसा, कई गुना ज्यादा। जो आप आंकड़ा बता रहे हो, इससे कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए पैसा खर्च किया है। और पैसा संसाधन भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इकट्ठा कर रही है जिससे विपक्षियों का मुकाबला कर सकें, मतलब विपक्षियों को दबा सकें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना पैसे का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अखिलेश जी, बिजली की कटौती लगातार जारी है, मंत्री कहते हैं बिजली का लोड बढ़ाया जा रहा है, तो क्या लगता है सर, आखिर क्यों बिजली कटौती गर्मी के समय ज्यादा होती है? वो सब पता है आपको, सुनने में आया है स्टेटमेंट, आप ठीक करेक्ट कर देना। मंत्री जी ने कुछ कहा कि बिजली का इसलिए हो रहा है, इसको प्राइवेट होना ही जरूरी है। वो एग्जैक्ट वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है इस समय। ठीक नहीं चल रही है, अधिकारी अपनी कार्य हाँ, नहीं रहे हैं।
हाँ ठीक बात है। वो कह रहे हैं कि जनहित में प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। ये जनहित में नहीं प्राइवेटाइज हो रहा है। उन्हें मंत्री ही इसलिए बनाया गया था कि प्राइवेट होना है। देखिए, हमें उम्मीद है कि कर्मचारी इसको रोक लेंगे। बीजेपी ने कोई बिजली नहीं बनाई अभी तक, केवल बेच रहे हैं ये प्लांट, या पूरा उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बेच रहे हैं। वो मंत्री ही इसलिए बने थे बिजली बेचने के लिए, मतलब बिजली विभाग को। अखिलेश जी, अभी एक कार्रवाई हुई रमाकांत यादव पर आजमगढ़ में, उसके बाद कुंडा से राजा भैया के सामने चुनाव लड़ने वाले गुलशन यादव की पत्नी की 1 करोड़ 10 लाख की संपत्ति शारदा नगर की कुर्क हुई है। इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को फ्री ट्यूशन दे रही है बस। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को फ्री ट्यूशन दे रही है। किसको कौन कह रही है? रात भर छोड़ो अब। वैसे एक चीज मैं अपने पत्रकार साथी से कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उनके विभाग की समीक्षा कर दो आप, और ना आपको भी श्लोक सुनने को मिल जाए तो कहना मुझसे, या भजन सुना देंगे वो कोई। क्यों? कहीं सुरक्षा नहीं है, कहीं कोई सुरक्षा नहीं, कहीं कोई इंतजाम नहीं करा सरकार ने, ऐसे ही छोड़ दिया सबको। कहीं कोई सुरक्षा, कहीं व्यवस्था का इंतजाम नहीं। और जब आप और हम सब लोग उनकी बातों को सुनते हैं, विकसित भारत बनेगा, दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे पहुंच गई है, तो इसका मतलब क्या हम समझे? कुछ लोगों के पास होने से पैसा, कोई हमारा विकसित भारत नहीं बनने जा रहा है। जब तक आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, जब तक आप वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दोगे, आप बताइए आईसीयू में लोग हाथ का योगा कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, मरीज और वो सब ये चल रहा पंखा, सोचिए आप। और बिजली नहीं, डायलिसिस से मर गया। हाँ, मर गया बेचारा, गरीब व्यक्ति मर गया। और सरकार ने अंदर ही अंदर ये कहा है कि मेडिकल कॉलेज में कोई बच्चा फेल नहीं हो। अगर फेल हो गया तो बच्चे आवाज उठाएंगे कि यहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप बताइए, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर शहर जाम में फंसा हुआ है। हमारे आपके आम लोगों का जीवन कितना जाम में चला था समय। सोचिए, आप घर से निकले, कहीं जाना चाहो, पहुंच ही नहीं सकते। दुनिया में ऐसे देश भी हैं, जब उनसे पूछो कि वहां से वहां जाना है तो वो मिनट बता देते हैं कि 3 मिनट में पहुंचोगे, आप 4 मिनट में पहुंच जाओगे। यहां किलोमीटर बताते हैं, कब पहुंचोगे समय नहीं पता। यहां पर समय बताया जाता है कि इतने मिनट में आप पहुंच जाओगे, अपने यहाँ किलोमीटर बताते हैं। तो सोचिए आप, जब आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये तो समाजवादियों ने सिखा दिया एक्सप्रेसवे बनाना, उसका भी सत्यानाश कर रहे हैं बीजेपी के लोग। जो एक्सप्रेसवे बनाना सिखाया उसका सब सत्यानाश कर दिया, दोबारा बनाना पड़ेगा इसको। सर, कृष्णा नगर में एक पुल बन रहा था राज सेतु निगम की तरफ से, और बीच में बिल्डिंग खड़ी मिली, उनको मैपिंग सही से नहीं हुई, लैंड एक्वायर करे बिना। मैपिंग नहीं, ये बीजेपी के लोग खेला कर रहे हैं उसमें, वो आप नहीं समझ पा रहे हो। मुझे याद है जब ये आपका घंटाघर के पास कोई रस्तोगी थे, उद्योगपति व्यापारी, हो सकता है नाम गलत बोल रहा हूं, लेकिन रस्तोगी थे, मुझे ये पता है। तो जब सब स्टेशन शिफ्ट होना था, हमारे बुक्कल नवाब से कोई शर्त लग गई थी। तो बुक्कल नवाब साहब से कहा, मैंने कहा सुनिए, ये हट जाएगा 6 महीने के अंदर। बुक्कल नवाब साहब का नहीं हटेगा, और आप यकीन मानिए, और जो लोग आसपास रहते होंगे उसके, बताओ कितनी जल्दी सब स्टेशन हटा दिया।
उसमें 30 करोड़ से ज्यादा हमें व्हाइट मनी देना पड़ता मुआवजा। जो व्यक्ति गया है कोर्ट, अगर सरकार उससे बातचीत कर ले, मुआवजा दे दे, अभी बिल्डिंग हटा लेगा वो। और फिर अलाइनमेंट किसका कर, विभाग किसके पास ही है? कौन है मंत्री इनका? है कौन है पीडब्ल्यूडी ब्रिज कॉर्पोरेशन? किसके पास? मुख्यमंत्री जी के पास। अरे यार, मुख्यमंत्री जी कौन सा अलाइनमेंट तय करेंगे? वो क्या कह रहे थे, भाषण सुन रहा था मैं उनका, कि इन्हें अलाइनमेंट नहीं जानते हैं। अरे पखनपुरा तक समाजवादियों का बनाया हुआ है, वो गांव का नाम नहीं बता सकते। हमारे मुख्यमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं कि वो कह रहे थे कि वो अलाइनमेंट नहीं बनाया और जमीन एक्वायर नहीं की थी। कौन समझाता है इन्हें? पता नहीं कौन समझा देता है इन्हें। किससे ट्यूशन ले रही है? कौन अधिकारी है जो ट्यूशन दे रहा है इन्हें? मैं आपको बताना चाहता हूं इतने लोगों के सामने, और लाइव जाए ये बात, जिससे ट्यूशन ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उस टीचर को तुरंत हटा दें। क्योंकि कोई भी सरकार तब तक टेंडर नहीं कर सकती जब तक 50% से ज्यादा जमीन की सहमति या मुआवजा न बढ़ जाए। तो जब सहमति पे दस्तखत हो गए और मुआवजा बढ़ गया, तब मैं टेंडर कर पाया। और टेंडर दिया था सबसे प्रतिष्ठित देश की कंपनियों को। इन्होंने मानकों को गिरा करके, सड़क को खराब कर करके अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, आप पता कर लो किन ठेकेदारों को काम मिला है, अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए किया। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमारे मुख्यमंत्री जी सलीमपुर में भाषण देकर के आए, देवरिया में, कि नई रोड बन रही है शामली से लेकर के सिलचर तक, एक्सप्रेसवे। हम इंतजार करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी उस एक्सप्रेसवे का कब शिलान्यास करेंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री से आगे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, अन्य प्रदेश में हमारे योगी मुख्यमंत्री जी कैसे बना सकते? सड़क बताओ, कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बिहार में सड़क बना सकता है क्या? कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके बंगाल में कैसे बना लेगा सड़क? हाँ, पहले तो इस लखनऊ की तहजीब है, पहले आप। और इस बार जो तहजीब देखी, पहले मैं वाली, पीएम वाली मंच पर, तो कौन पहले बनेगा पीएम? पहले मैं, वो वाली चल रही है तहजीब उनके यहाँ, उसी का झगड़ा सब है। कब? ये परिवार का आरोप है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इनको उठा दिया गया और साजिश इनको मार दिया गया है। हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो पुलिस विभाग हो, और बनारस में सुनने में आया है गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा बीएचयू में, वहां डॉक्टर एफआईआर पर खेल रहे हैं। एक डॉक्टर दूसरे पे एफआईआर, दूसरा डॉक्टर दूसरे पे एफआईआर करा रहा है। आप पता करवाइए। सब इंस्टीट्यूशन इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं। इंस्टीट्यूशन से हमें न्याय दिलाने के लिए, इंस्टीट्यूशन हमारी हैं जहां पर हमें सुविधा मिल जाए, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, ये इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर दिए हैं। किसी गरीब को न्याय नहीं मिल सकता है, चाहे वो थाना हो, चाहे तहसील हो। इन इंस्टीट्यूशंस को करप्ट बना दिया। और जैसा मैंने कहा कि 2500 लोगों ने खेलम खेला करते रहे पूरे उत्तर प्रदेश का 9 साल से। जाना नहीं आप लोगों को? हैं? सुना है कोई नया टेंडर वेंडर हुआ है ई बसेस का, उसमें बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। अभी हमें तो पता नहीं वो मॉडल क्या था, नहीं कुछ मॉडल, कोई नए तरह का मॉडल क्रिएट किया है, वो भी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर विभाग में सब खराब कर दिया है। इसलिए इस सरकार को हटाइए, हमारा निवेदन है आप लोगों से, सब हम लोग मिलकर के सरकार को हटाएं, वो एक ऐसी सरकार बनाएं जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। परफॉर्म में आए असदुद्दीन ओवैसी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के लिए डोनाल्ड ट्रंप और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश करने वाले पाकिस्तान पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि क्या इसके लिए पाकिस्तानी जनरल ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच किया था। आज वे सभी बेनकाब हो गए हैं। ओवैसी ने न केवल पाकिस्तान के रवैये की निंदा की बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत सरकार को अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले की निंदा करने की नसीहत भी दी। वही ओवैसी ने कहा है कि अमेरिका की नीति केवल इजराइल सरकार के अपराधों को छिपाने की है। गाजा में जो हो रहा है वह नरसंहार है और कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। आखिरी बात यह है कि इसीलिए पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए कहा था और इसीलिए क्या उनका जो जनरल था जाकर ट्रंप के पास बैठकर खाना खाया था, तब उनको ये तो सब एक्सपोज हो गए यहां से लेके वहां तक। पाकिस्तानी मुस्लिम आवाम को नहीं पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान ने फॉर्मल कहा ना कि हम ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज बोलेंगे, तो क्या इन्होंने इसीलिए कहा था, इसीलिए कहा कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट को, जिसने अपने ही देश के संविधान का वायलेशन किया, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया, एनपीटी का वायलेशन किया। तो पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया था क्या? सर बढ़ते हैं अगली खबर की। अंबुबाची मेले के लिए कामाख्या मंदिर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। असम की राजधानी गुवाहाटी स्थित पवित्र कामाख्या मंदिर में चल रहे अंबुबाची मेले के दौरान सुरक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। मंदिर प्रशासन, राज्य सरकार और कई संगठनों की सहभागिता से सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया। वहीं हिमाद्री शर्मा ने कहा है कि हम कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, जिनमें कामाख्या में हमारी अपनी सुरक्षा टीम, CIS समूह, बजरंग दल, स्काउट्स, गाइड्स, नागरिक सुरक्षा और कई गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। असम सरकार और स्थानीय प्रशासन सुरक्षा को मजबूत करेगा। हम सुरक्षा के लिए एकजुट हैं और चल रही परिक्रमा समुदाय की भागीदारी के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़े। हम लोग बहुत सारे संस्थाओं को जुड़ा है यहाँ पे। जैसे हम लोग का पहले से ही कामाख्या में जो अपना जो सिक्योरिटी है वो बहुत सारे है और इस बार विशेष करके बहुत सारे ग्रुप जैसे SIS ग्रुप है, बजरंग दल है, उसके बाद स्काउट एंड गाइड्स है और सिविल डिफेंस है और बहुत सारे NGO का संस्था में हम लोग नियुक्त किया है। तो इससे सिक्योरिटी जो होगा तो मजबूत होगा। और आप लोग देखा है कि जो भी गेट है, जो भी जहाँ पे है, और असम सरकार की तरफ से प्रशासन में भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो सारे जो हम मिल के जो एकजुट होकर के जो सेफ्टी सिक्योरिटी का है ये प्रबंध किया है। लेकिन पब्लिक से एक ही रिक्वेस्ट है, पब्लिक सशक्त होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक के ऊपर ये डिपेंड है। वो लोग अगर झूठ नहीं करेंगे, कहीं पर बैठे नहीं रहेंगे, जो परिक्रमा है वो चलते रहेंगे, तो हमारा हिसाब से कुछ दिक्कतें नहीं आएंगे। बढ़िया से माँ हम लोग को आशीर्वाद करेंगे। और जैसे कि आप लोग देखा है जो वेदर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि माँ ने खुद कृपा किया है। वो प्रतिष्ठित देवी है, ब्रह्मांड का सब सर्वशक्तिमान, जगत रंजन करते, जगत उद्धार करते। तो इसलिए माँ ने भी हम लोग को बहुत आशीर्वाद दिया। वेदर बहुत अनुकूल है, तो इसलिए हम देखते हैं कि माँ का कृपा से ये बहुत अच्छे से इस बार महायोग मनाया जाएंगे। अभी से आप लोग देखा है कि हजारों आया है यहाँ पे। तो हम लोग को लगता है कि इस बार वो क्रॉस कर देंगे जो भी पिछली बार था। तो इसलिए हम लोग को भी देखना पड़ेगा कि कोई भी दर्शनार्थियों को असुविधा ना हो, कोई भी व्यवस्था में असुविधा ना। बढ़ते अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव के बयान पर बोले मंत्री अशोक चौधरी। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तीखी टिप्पणी की। अशोक चौधरी ने कहा है कि किसी की कृपा से कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनता। लोकतंत्र में लोग अपने नेता चुनते हैं और उनके वोट से कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है। विपक्ष के नेता जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वह अनुचित है। अशोक चौधरी के इस बयान को विपक्ष पर सीधा हमला माना जा रहा है। हालांकि आरजेडी की ओर से अभी तक इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। हमको लगता है कि देखिए, हर एक राजनीतिक दल में और हर एक राजनीतिक व्यक्ति, ये लोकतंत्र है, किसी के कृपा से प्रधानमंत्री कोई नहीं या मुख्यमंत्री कोई नहीं बनता है। लोकतंत्र में जनता चुन करके भेजता है
और जनता के मत से कोई आदमी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है। तो जिस शब्द का और जिस भाषा का प्रयोग विपक्ष के नेता कर रहे हैं, हमें लगता है कि उचित नहीं है, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि लोगों को अब अगर देश के इस देश में चपरासी बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैट्रिक, लेकिन देश में एमएलए एमपी बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अब जब हमारे फोर फादर्स ने आजादी के 70-75 वर्ष पहले निश्चित रूप से मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन, क्योंकि वो लोग को समझ ही में नहीं है, जो लोग पढ़ा लिखा नहीं है और जो लोग जिनकी उम्र कम है वो भाषा कैसे ही प्रयोग करते हैं। पाकिट मार किसी के लिए कोई कहता है? अब देश के प्रधानमंत्री के लिए आप कहिएगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। आपके समय में क्या होता था? आपने कभी पूछा है? आपके मत 4-4 बजे भोर तक लौंडा नाच होता था आपके यहां? कौन नहीं जानता है? और आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई कहता था? आप राजनीति का पूरा स्तर गिरा रहे हैं नीचे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अबू आसिम आजमी बोले, अमेरिका का हस्तक्षेप बंद हो। अली खामेनेई ने इजराइल को दिया सही जवाब। ईरान इजराइल विवाद को लेकर भारत में भी सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाते हुए ईरानी नेतृत्व का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में अमेरिका का हस्तक्षेप खत्म होना चाहिए। अमेरिका फिलिस्तीन में बमबारी और भूख से मर रहे बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, वह इजराइल का समर्थन कर रहा है। पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया और फिर ईरान ने जवाबी हमला किया। जो अमेरिका की चौधराहट है देश में ना, वो खत्म होना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था, बहुत पहले कहा था कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल का एक महासंघ बनना चाहिए, ताकि जो अमेरिका हमसे धमकी देता है, अमेरिका कहता है कि मैंने जो है पाकिस्तान और भारतवर्ष की के जंग को बंद करा दिया, हमारे इसमें अपमान हमारा है। प्रधानमंत्री जी कहते नहीं, ऐसा नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं हमने जंग बंद कराया। और जिस तरह से इसराइल ने फिलिस्तीनियों के ऊपर जिस तरह से हमला किया और बच्चे, नए छोटे छोटे बच्चों को जैसा मारा गया, भूख से तड़प रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, एनजीओ खाना ला रही है, वहां पे बम मार के कितने लोगों को मार दिया, उस पर अमेरिका नहीं कुछ बोल रहा है। अमेरिका फिर भी इसराइल का साथ दे रहा है। और इसराइल ने पहले हमला किया ईरान के ऊपर, उसके बाद उसने रिलेटेड किया है। और उसने, मैं बधाई देता हूं कि 85 साल का वो इंसान जिसके दादा भारतवर्ष में पैदा हुए थे, बाराबंकी में पैदा हुए थे, भारतवर्ष का खून है उन लोगों के अंदर, उन्होंने जिस तरह से इसराइल को जवाब दिया, मैं समझता हूं कि बहुत ही जबरदस्त काम किया उन्होंने। मैं इसको तारीफ करना चाहता हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आतंकवाद और नक्सलवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश इस खतरे से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ व्यापक युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह समर्पित। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। जिस जघन्य तरीके से हमारे भाइयों और बहनों को मारा गया है, निसंदेह करारा जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए गोयल ने साफ किया है कि सरकार की रणनीति सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं है, बल्कि स्थायी समाधान की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी प्रतिबद्ध है और मोदी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ पूरी जंग लड़ने के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है और मैं समझता हूं कि जो हमारे भाई बहनों के साथ इतने घिनौने तरीके से उनको मारा गया है, उसका मुंह तोड़ जवाब अवश्य भारत और भारत के 140 करोड़ भारतवासियों की ताकत लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अवश्य दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उद्धव ठाकरे ने सांसदों के साथ मुंबई में किया सीक्रेट डिनर।
शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार की रात मुंबई के एक होटल में पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ डिनर किया है। साथ ही आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी की। यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब नगर निगम के चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है और ठाकरे गुट को लगातार स्थानीय स्तर पर नेताओं के पार्टी छोड़ने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और दक्षिण मध्य मुंबई से सांसद अनिल देसाई ने बताया है कि इसमें सभी लोकसभा और विधानसभा सदस्य शामिल हुए हैं। फिलहाल उद्धव गुट के पास 9 लोकसभा सांसद, 20 विधायक, 2 राज्यसभा सांसद और 7 विधान परिषद सदस्य हैं। इस दौरान विधायकों ने खास तौर पर किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है और बीजेपी सरकार की ऋण माफी योजनाओं की विफलता को लेकर नाराजगी जताई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर हिंदी मंजूर नहीं तो संस्कृत पढ़े, विरोधियों को नीतीश राणे का ऑफर। महाराष्ट्र के प्राथमिक स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने का राज ठाकरे और उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, कांग्रेस एवं कुछ अन्य संगठन व बुद्धिजीवी लोग विरोध कर रहे हैं। इसी बीच नीतीश राणे ने संस्कृत पढ़ने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य में कहीं भी हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। मराठी सही है लेकिन संस्कृत को हिंदी नहीं कहा जाना चाहिए। हम सभी मराठी हैं, हम सभी हिंदू हैं। ये सब विरोध हिंदुओं को तोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के कार्यक्रम है, इसका शिकार ना बने। उन्होंने कहा है कि मैं हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुणे में उद्धव ठाकरे के पोस्टर्स लगे बयान पर मचा सियासी घमासान। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के एक विवादित बयान आओ मुझे मार डालो के बाद पुणे की सड़कों पर पोस्टर्स वार छिड़ गई है। शिवसेना के पुणे अध्यक्ष प्रमोद भांगिरे द्वारा लगाए गए पोस्टर्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन पोस्टरों में उद्धव ठाकरे को उनके हालिया बयान के लिए निशाने पर लिया गया है। शिवसेना की पुणे इकाई का यह कहना है कि पार्टी के नेता जमीन पर काम में व्यस्त है, जबकि कुछ नेता केवल भावुक भाषणों तक सीमित रह गए। वही उद्धव ठाकरे का ये बयान शिवसेना के स्थापना दिवस समारोह में आया था, जिसे अब विरोधी नेता राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साई सुदर्शन के काम नहीं आई ये खास प्रैक्टिस। आईपीएल का हीरो हेडिंग्ले टेस्ट में 0। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला हेडिंग्ले लीड्स में खेला जा रहा है। इस दौरान इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारत ने पहली पारी में इंग्लैंड के सामने 471 रन का स्कोर खड़ा किया। इस दौरान टीम इंडिया की 3 बल्लेबाज जो यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने शतकीय पारी की। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 465 रन पर सिमट गई। यदि बात करें साई सुदर्शन की तो उनसे इंग्लैंड सीरीज के दौरान काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब तक इन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। साई सुदर्शन हेडिंग्ले टेस्ट की पहली पारी में 0 पर आउट हुए हैं। वहीं दूसरी पारी में लग रहा था कि वो बड़े स्कोर की तरफ जा रहे, लेकिन 30 रन के स्कोर पर वो इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का शिकार बन गए, जिसके बाद उन्हें एक खास प्रैक्टिस करते देखा गया।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश जगन के कार्य कार्यकर्ता को कुचलकर मार डाला, सामने आया रूह कपा देने वाला वीडियो। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक दुखद हादसा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान सिंगैया के रूप में हुई है, जो वेंगलया पलेम गांव का रहने वाला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा उस समय हुआ जब जगन मोहन रेड्डी रेंटापल्ली गांव में एक प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। सिंगैया भी वहां अन्य वाईएसआरसीपी समर्थकों के साथ मौजूद थे और सड़क किनारे खड़े थे। बताया जा रहा है कि मृतक सिंगैया कथित तौर पर वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर फूल बरसाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान वह उनकी कार के सामने गिर पड़े, जिसके बाद वाहन का पहिया उनकी गर्दन के ऊपर से गुजर गया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विजय देवरकोंडा की बड़ी मुश्किलें, विवादित टिप्पणी को लेकर दर्ज हुई एफआईआर। साउथ सिनेमा के यंग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इन दिनों एक गंभीर विवाद में फंस गए हैं। उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है, जिससे अभिनेता की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। दरअसल ये पूरा मामला उनकी एक हालिया बयान से जुड़ा है, जो उन्होंने साउथ के दिग्गज अभिनेता सूर्या की फिल्म रेट्रो के प्रमोशन के दौरान दिया था। रेट्रो फिल्म की प्री रिलीज इवेंट में भाग लेते हुए विजय ने कथित रूप से आदिवासी समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जो समुदाय के लोगों को काफी आहत कर गई। उसके बाद आदिवासी समुदायों की संयुक्त कार्यवाही समिति के राज्य अध्यक्ष नेनावत अशोक कुमार नायक की ओर से साइबराबाद के रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उधमपुर के किसानों के चेहरे के लिए बारिश बनी उम्मीद की बूंदें। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के किसानों के चेहरों पर अब राहत की मुस्कान लौट आई। चंथल गांव में हुई हालिया बारिश ने धान की फसल की उम्मीदें फिर से जगा दी है। चंथल गांव के किसान पिछले कई हफ्तों से बारिश की बाट जोह रहे थे। सूखे खेतों में अब पानी दिखने लगा है और कई किसान खेतों की जुताई भी लग गए हैं। धान की खेती के लिए यह समय बेहद अहम होता है और बारिश की देर से आमद ने किसानों की चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन अब इस प्राकृतिक राहत ने उनके सपनों को फिर से पंख दे दिए। वहीं स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी कृषि विभाग किसानों की मदद में जुटा हुआ है, ताकि उन्हें बीज, खाद और तकनीकी सलाह समय पर मिल सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया में तेल संकट पर मंडराया खतरा। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी सांसद ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि अंतिम निर्णय सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा लिया जाएगा। इस प्रस्ताव पर रविवार को मतदान हुआ था। होर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के तेल व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिससे वैश्विक स्तर पर लगभग 26% तेल की आपूर्ति होती है। अगर ईरान इस प्रस्ताव को लागू करता है तो इसका दुनिया भर में गहरा प्रभाव पड़ेगा, खासकर अमेरिका और भारत जैसे देशों पर। इस कदम में वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल मच सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आज नहीं जागे तो कल सबकी बारी आएगी, फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु संयंत्रों पर कथित हमले और इजरायल ईरान संघर्ष पर मुस्लिम देशों की चुप्पी पर सवाल उठाए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं निराश हूं कि मुस्लिम दुनिया चुप है। आज ईरान इस स्थिति में है, लेकिन कल अमेरिका द्वारा अन्य देशों को नष्ट किया जाएगा। अगर वे आज नहीं जागे तो उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा। अफसोस तो मुझे इस बात का ही है, मुस्लिम ममालिक जो वहाँ पे है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फोर्डो, नतांज और इस्फहान टूट गया ईरान का परमाणु। इजरायल ईरान सैन्य संघर्ष में अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी वायुसेना ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए। 3 जून की सुबह से ही इजरायली सेना ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमले कर रही है, लेकिन ईरान की सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर प्लांट फोर्डो को इजरायली
सेना छू भी नहीं पाई थी। ईरान ने फोर्डो प्लांट को मानो एक अभेद किला में तब्दील कर रखा था। इस प्लांट को तबाह करने का मतलब था किसी पहाड़ को हिला कर रख देना, जो अमेरिका ने कर दिखाया है। दरअसल ईरान ने इस संयंत्र को एक पहाड़ के नीचे और जमीन में करीब 300 फीट गहराई में बनाया है। खास बात यह थी कि इस संयंत्र को खास तौर पर डिजाइन ही हवाई हमले से बचने के लिए किया गया था। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।